गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बात की जा रही है 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो ये एक नॉर्वेजियन लेखक है, इनका नाम है जॉन ओलेफ फॉसे। इनको दिया गया, किस लिए दिया गया? तो जो चीज कही नहीं जा सकती नॉर्मल तरीके से, उसको कहने के लिए उन्होंने नाटकों में क्रिएटिव तरीके से अपने नाटकों में इस चीज को जगह दी और अपने प्रोज में यानी कि गद्य में अपने इसको जगह दी, इसको वॉइस दी। तो इस वजह से इनको दिया गया है। ये नॉर्वेजियन लेखक है, ये नाम आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो आज दो महत्वपूर्ण दिवस है, जिसमें से पहले देखते हैं। बात की जा रही है विश्व प्रमस्तिष्क पक्षाघात दिवस यानी कि वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे। इसको प्रत्येक वर्ष 6 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी थीम 2023 के लिए रखी गई है, एक साथ और अधिक मजबूत, टुगेदर स्ट्रॉन्गर। एक्चुअली ये बच्चों में होने वाला एक रोग है और काफी लंबे समय तक तो इसको लिटिल रोग के नाम से भी जाना जाता था। देखिए इसमें होता क्या है कि मस्तिष्क है ना, वो थोड़ा सा स्लो काम करता है या काम करना बंद कर देता है। तो इसमें बच्चों के ऊपर उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है वो हमारा दिमाग ही है। मतलब कोई चीज हमें ठंडी लग रही है, गर्म लग रही है, कोई चीज दर्द दे रही है या खुशी दे रही है, वो सारी चीजें हमारा दिमाग ही कंट्रोल करता है। तो जब यहाँ पे दिमाग के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है तो बच्चों की सारी चीजें थोड़ा सा लेट समझ आती हैं, और बच्चे उनकी जो मांसपेशियां होती है, जो हाथ होता है, पैर होता है, उनकी मांसपेशियां थोड़ी सी कठोर हो जाती हैं। तो इस वजह से बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, यानी बच्चों से जुड़ा हुआ एक रोग है ये। और अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ भी रोग है। आप नाम में ही देख सकते हैं, प्रमस्तिष्क पक्षाघात दिवस के बारे में बात की जा रही है। और दूसरा जो डे है इम्पोर्टेंट, वो तो और भी इम्पोर्टेंट है। हाँ देखिए, मतलब जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम हो ना, मुस्कुराते रहना है। कल पूरा दिन सिर्फ लैपटॉप सही कराने में ही चला गया, उसके बाद भी पूरी तरह सही नहीं हुआ लैपटॉप, जैसे तैसे काम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद भी मुस्कुराते रहिए, क्या करना है? पूरा दिन खराब हो जाए, पूरी जिंदगी खराब हो जाए। हालांकि कुछ कंडीशन में स्माइल बेस्ट आंसर होती है। मतलब कोई कुछ भी बोल रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चलो ना आप कर लो, जब अपना टाइम आ गया तब देखेंगे। कभी कभी स्माइल करना बहुत अच्छा होता है। वो एक लाइन ना कि उसे कोई कैसे हरा दे जो टूट के भी मुस्कुरा दे। चलिए सब लोग मुस्कुराइए फटाफट। इसको भी 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है, दयालुता का कार्य करें, एक व्यक्ति को मुस्कुराने में मदद करें। तो कल से मैं दयालुता का रोज कार्य करूँ क्या? रोज एक एक जोक सुनाता रहूं आप लोग को, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो रोज दयालुता का कार्य होगा। खैर इसको ऐसे याद रखिए, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो नॉर्मल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, पर ये वाला डे है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ है, फिर स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। बात की जा रही है मनरेगा योजना की सामाजिक लेखा परीक्षा के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं कि समान अध्ययन पेपर 2 से जुड़ेगा और समान अध्ययन 3 से भी जुड़ेगा, GS3 GS2। ये चर्चा में क्यों है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा भारत में सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का एक मूलभूत घटक है। हालिया समय में इस योजना में भ्रष्टाचार के उच्च दर योजना की सार्थकता को लेकर चिंताएं उत्पन्न करती हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयां जैसे तंत्र शामिल हैं, फिर भी फंड रिकवरी और समग्र प्रभावशालिता के संदर्भ में हालिया आंकड़े निराशाजनक हैं। अच्छा, अगर किसी को ये पूरा नाम बताओ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो शायद ही कोई जाने, लेकिन किसी को मनरेगा नरेगा तो अपने आप ही समझ जाता है कि अच्छा अच्छा हाँ मनरेगा जानते हैं। हर मतलब जो नहीं पढ़े लिखे ना, वो भी मनरेगा जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। बात करें वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी कि 2023-24 में मनरेगा के सामाजिक लेखा परीक्षा के परिणामों में इस योजना के तहत 27.5 करोड़ रुपए की राशि की हेराफेरी की जानकारी दी गई है। यानी सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से ये पता चल पाए कि एमजी नरेगा के तहत 27.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बहुत सही भाई, लगे रहो। सुधारात्मक कार्रवाई करने के बाद यह राशि घटकर 9.5 करोड़ हो गई, लेकिन जो इसकी रिकवरी है वो केवल 1.31 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 13.8% ही हुई है। यानी जब इस पे कार्रवाई की गई तो ये घट करके 9.5 करोड़ हो गए, 27.5 करोड़ से। लेकिन जब इसकी वसूली की बात आती है तो वसूली कितने में? सिर्फ 1.31 करोड़। और ये कुल जो घपला हुआ है इसका 13.8% ही है। उसके अलावा बात की जा रही है पिछले वित्तीय वर्षों में रिकवरी की दरों में, रिकवरी संबंधी अक्षमता की समान प्रवृत्ति थी, यानी इसी तरीके से वहां भी चल रहा था पिछले वित्तीय वर्ष में भी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रिकवरी योग्य राशि 86.2 करोड़ थी, लेकिन केवल रुपए 18 करोड़। अब देखिए मतलब कितना होनी चाहिए थी? 86.2 करोड़ होनी चाहिए थी, और कितना हुई थी? तो 18 करोड़ हुई थी, यानी लगभग कुल का 20.8% ही रिकवर की गई थी। उसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 171 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, फिर भी मात्र 26 करोड़ रुपए, कुल राशि का 15% ही रिकवर किया जा सका। यानी 2021-22 में 171 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य रखा गया था, वसूला कितना? 26 करोड़। 100 करोड़ रुपए भी नहीं वसूल पाए थे। रिकवरी दरों में लगातार गिरावट भ्रष्टाचार से निपटने में योजना की प्रभावशीलता के लिए चिंता का विषय है। रिकवरी दरों में निम्नतर गिरावट पूरी लेखा परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए भी जोखिम उत्पन्न करती है। इससे मनरेगा की विश्वसनीयता और इसके उद्देश्य के संबंध में आमजन का विश्वास कम होने का एक अन्य खतरा बना हुआ है। अगर हम थोड़ी सी जानकारी देखें मनरेगा के बारे में या एमजी नरेगा के बारे में, तो बात की जा रही है इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। तो मंत्रालय कौन सा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। कब शुरू की गई थी? 2005 में शुरू की गई थी।
यह विश्व के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। बात की जा रही है वैधानिक न्यूनतम वेतन पर। सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्राप्त करता है। तो ये देखिएगा कितना, 100 दिनों की बात की जा रही है। और किसके बारे में, तो अकुशल लोग, यानी कि जिनके पास स्किल नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि मुझे कोई काम मिले, मैं घर पे ना बैठा रहूं, तो जाकर के अपने ग्राम पंचायत में रजिस्टर करवाएंगे अपना नाम कि मुझे काम चाहिए, तो उनको 15 दिन के भीतर ये काम देना पड़ेगा। अगर 15 दिन के भीतर इनको काम नहीं मिलता एमजी नरेगा के तहत, तो फिर इनको भत्ता देना पड़ेगा। तो इनको भत्ता भी मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा, यही बात यहाँ पे की जा रही है। इसके तहत कुल सक्रिय कर्मचारी कितना, तो 14.32 करोड़ 2023-24 का ये आंकड़ा है। इस योजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें तो मनरेगा की कानूनी गारंटी है कि प्रत्येक ग्रामीण वयस्क कार्य का अनुरोध कर सकता है और उसे 15 दिनों के अंतर्गत रोजगार मिलना चाहिए। वही चीज जो अभी मैंने यहाँ पे बताई है। यदि यह प्रतिबद्धता पूरी नहीं होती है तो बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत महिलाओं को इस तरह से प्राथमिकता दी जाए कि कम से कम 1/3 लाभार्थी पंजीकृत और रोजगार चाहने वाली महिलाएं हो, यानी जितना भी रोजगार यहाँ पे दिया जाए, मान लीजिए 100 लोग को दिया तो उसमें से 1/3 लगभग 33.33% महिलाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए। मनरेगा की धारा 17 के तहत निष्पादित सभी कार्यों का सामाजिक लेखा परीक्षण अनिवार्य है। यानी जो हम सामाजिक लेखा परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, इसको कहाँ पे कहा गया, तो एमजी नरेगा की धारा 17 में कहा गया कि अनिवार्य है, करना ही करना है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है इसकी, तो भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस योजना के संपूर्ण कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो यह अधिनियम मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को अर्ध या अकुशल कार्य प्रदान कर ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था। यह देश में अमीर और निर्धन के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास करता है। देखे होंगे आप लोग, कभी कभी रोड बनता है तो कुछ महिलाएं भी वहां पे काम कर रहे होते हैं, पुरुष भी काम कर रहे होते हैं, या फिर कहीं तालाब खुदता है तो वहां पे भी ये सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो एमजी नरेगा के तहत ही काम हो रहा होता है। इसलिए उनको वहां पे महिलाओं को ही महिलाओं को भी रखा जाता है और पुरुषों को भी रखा जाता है, वो रेशियो मेंटेन करने के लिए। और इस स्कीम के तहत बहुत बड़े लेवल पर गड़बड़ी भी आती है। कई बार होता ही है कि नाम तो लिखा दिया, अब वो घर पे बैठे हैं, तो मान लीजिए अगर 1500 रुपये मिलना है, 1000 रुपये प्रधान जी लेके जाते हैं, 500 रुपये जिसने नाम लिखा है उसको दे देते हैं। ये साठ गांठ चलती रहती है। और ये ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, इसकी जानकारी मुझे है कि ये सारी चीजें होती है, कि मतलब मुझे पर्सनली जानकारी इसके बारे में। अगर हम बात करें एमजी नरेगा से कौन कौन से एसडीजी जुड़े हुए हैं, कौन कौन से सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति हो सकती है, तो नो पॉवर्टी। जब यहाँ पे कोई काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि गरीबी नहीं रहेगी। इसी तरीके से जब उसके पास पैसा रहेगा तो खाना भी खाएगा, भूखा नहीं रहेगा कोई। अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बात की जा रही है, SDG 3, SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन, ऐसे SDG 5 जेंडर इक्वलिटी, क्योंकि 33% महिलाओं को रखना अनिवार्य है। इसी तरीके से 8वें SDG के बारे में बात करें, 9वें और 10वें, तो आपको ये देखना है कि एमजी नरेगा के तहत कौन से SDG जुड़ते हैं। अब अगर हम बात करें सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र के बारे में, तो सामाजिक लेखा परीक्षा लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ आयोजित कार्यक्रम या योजना की जांच और मूल्यांकन है तथा वास्तविक स्थिति के साथ आधिकारिक रिकॉर्ड की तुलना करता है। यह सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक भागीदारी और सरकारी जवाबदेही के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह वित्तीय लेखा परीक्षा से भिन्न है। वित्तीय ऑडिट किसी संगठन के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करते हैं। सामाजिक ऑडिट हितधारकों को शामिल करके अपने सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए, इसको आसान भाषा में अगर समझा जाए ना, तो मान लीजिए कि आपके यहाँ पे सड़क का निर्माण हो रहा है और यहाँ पे ये एमजी नरेगा के तहत होता है, तो कुछ ऑफिसर्स आते हैं जो इसका परीक्षण करने के लिए आते हैं कि रोड सही तरीके से बन रहा है कि नहीं, और यहाँ पे रोड बनाने के लिए जो भी न्यूनतम मानदंड उसको पूरा किया जा रहा है कि नहीं। अब इसमें आपकी भूमिका क्या है? अगर आप देख रहे हैं कि जो रोड कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, जो ठेकेदार है, वो कुछ गलत कर रहा है, यानी घटिया किस्म का ईटा लगा रहा है, तो अब आप उसको जाके रोकिए टोकिए। मतलब आपसे कही कि सरकार ने तो आपको इतना पेमेंट किया हुआ है और सरकार ने तो ऐसे ऐसे न्यूनतम मानदंड तय किए हुए हैं, और आप क्या कर रहे हैं? यानी कि लोगों की जो भूमिका है, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ने वाले इस काम का, तो वो भी इसमें भाग ले, वो भी ये बताए कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, वो भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। तो इसी को सामाजिक लेखा परीक्षा कहा जाता है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो जैसे वही मैंने बताया कि आपके सामने, अगर आपके घर के सामने मान लीजिए कोई रोड बन रहा है और यहाँ पे ठीक प्रकार के पदार्थ नहीं लगाए जा रहे हैं, ठीक मटेरियल का यूज नहीं किया जा रहा है, अब आप इसमें भूमिका निभाए कि देखिए ऐसी ऐसी बात है और यहाँ पे तो न्यूनतम मानदंड ही है, आप ऐसे कैसे घटिया किस्म का ईटा लगा सकते हैं, घटिया किस्म की बालू यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यानी कि लोगों की भागीदारी हो इसमें, तो इसी को सामाजिक लेखा परीक्षा कहा जाता है। अगर हम बात करें एमजी नरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र की, तो इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं इस अधिनियम में? एमजी नरेगा की धारा 17 में एमजी नरेगा के तहत निष्पादित सभी कार्यों का सामाजिक ऑडिट अनिवार्य किया गया है। तो कौन सी धारा? धारा 17 है। और एक चीज ये इंपॉर्टेंट रखना है कि सभी कार्यों का सामाजिक ऑडिट अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि स्वैच्छिक रूप से कोई करना चाहते तो करेगा, अनिवार्य है और सारे कार्यों का अनिवार्य है। योजना नियमों की
लेखा परीक्षा 2011 जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं की लेखा परीक्षा नियम 2011 के रूप में भी जाना जाता है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए थे। ये नियम देश भर में पालन किए जाने वाले सामाजिक ऑडिट की प्रक्रियाओं और सोशल ऑडिट यूनिट, राज्य सरकार एवं एमजी नरेगा के फील्ड कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न संस्थाओं के कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करते हैं। अगर बात करें सामाजिक लेखा परीक्षा से जुड़े मुद्दों की, तो जैसे आप पहला पॉइंट ही देखें, कम रिकवरी दर के बारे में बात की जा रही है। अब देखेंगे कि 171 करोड़ का 176 करोड़ का लक्ष्य रखा जाता है और 26 करोड़ ही इकट्ठे कर पाते हैं। इसी तरीके से कभी 14%, कभी 20%, कभी 15% ही उसका रिकवर कर पाते हैं। लक्ष्य तो बहुत बड़े बड़े रखे जाते हैं लेकिन रिकवर नहीं हो पाते। उसके अलावा फंड की कमी से जूझ रही इकाइयां, यानी जिसके लिए तंत्र बनाया गया उनको फंड ही प्रोवाइड नहीं करवाया, तो उनको उतना पैसा ही नहीं मिलता, उतनी सुविधा ही नहीं मिलती कि वो लोग जाकर के लेखा परीक्षा करें। अब मान लीजिए उनको जाना लेखा परीक्षा करने और पेट्रोल का पैसा गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो अपना पैसा खर्चा करके क्यों जाएंगे लेखा परीक्षा करने। उसके अलावा बात की जा रही प्रशिक्षण की कमी, यानी जो लोग भर्ती होते हैं उनको इस तरीके से ट्रेन नहीं किया जाता कि देखिए इस चीज को लेकर के आपको ऐसे ही रिएक्ट करना है। अब मान लीजिए कि किसी को रोड बनाने में विशेषज्ञता हासिल है, अब यहाँ पे इसकी अगर नियुक्ति हो जाती है तो ये मान लीजिए रोड वाली कर लेगा, लेकिन अगर वहीं तालाब खुल रहा है, तालाब को खुदाई हो रही है, तो उसमें जाकर के ये कैसे परीक्षा करेगा, कैसे सामाजिक लेखा परीक्षा होगी। तो वही बात कह कि प्रशिक्षण की भी कमी होती है। उसके अलावा बात करें जो कार्मिक की कमी, यानी कि नियुक्तियां भी नहीं की जाती इसके तहत। कई बार लेखा परीक्षा की पोस्ट पर नियुक्ति नहीं की जाती कि आप लोग आइए और जाके ग्रामीण स्तर पर घूम घूम के टहल टहल के देखिए कि क्या चल रहा है एमजी नरेगा के तहत। तो ये सारी कमियां हैं। अगर हम बात करें आगे की राह क्या, तो हितधारक जुड़ाव के बारे में बात की जा रही है, यानी जो हितधारक हैं, जिस काम मान लीजिए कोई काम हो रहा है और इसमें हितधारक हम सब हैं, तो हम सब को इसमें जोड़िए और हम सबसे राय मशवरा कीजिए, हम सबसे सलाह लीजिए, हम सबको यहाँ पे सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। मुखबिर संरक्षण, तो बात की जा रही है कि अगर मान लीजिए कोई शिकायत करता है, अगर किसी के घर के सामने से रोड गुजर रहा है और वहां पे घटिया किस्म की चीजें यूज की जा रही है, वो शिकायत करता है, तो कम से कम आप उसके बारे में जानकारी साझा ना करिए। किसी को ये ना पता चल पाए कि कौन सा आया था शिकायत करने, किसके शिकायत के बेस पे जांच पड़ताल चल रही है, किसकी शिकायत के बेस पर किसी की खिंचाई, क्योंकि आप सभी को पता है जो ठेकेदार होते हैं फिर वो बहुत बड़े बड़े घर के होते हैं और गुंडों की मतलब गुंडों के बैकग्राउंड के होते हैं, तो फिर वहां से भी दिक्कतें हो सकती है। मान लीजिए कि किसी का नाम आपने उसको बता दिया, वो जाके उसके घर पे गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो एक तो बेचारा नॉर्मल आदमी था, किसी तरीके से हिम्मत करके आपके पास गया शिकायत करने, आपने नाम ही डिस्क्लोज कर दिया, तो उसके लिए दिक्कतें हो जाएंगी। उसके अलावा बात करें सामुदायिक भागीदारी, तो जो स्थानीय लोग हैं उनको इसमें शामिल किया जाए, उन्हें परियोजनाओं की प्रगति और निधि उपयोग की निगरानी तथा रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाना आवश्यक है। साथ ही समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ग्राम स्तर पर शिकायत निवारण समितियां स्थापित करने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा फीडबैक तंत्र के बारे में बात की जा रही है, तो एक फीडबैक लूप स्थापित करना जहां लेखा परीक्षा निष्कर्षों का उपयोग एमजी नरेगा कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। प्रणालीगत मुद्दों की पहचान करना और निरंतर सुधार की दिशा में कार्य करना, ये फीडबैक वाला जो है ना वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब देखिए मान लीजिए कि कहीं पे काम हो रहा है, आपने ऑनलाइन व्यवस्था दे दी है कि फीडबैक दीजिए आप कि आपके यहाँ पे कैसा काम हुआ है, तो अब यहाँ पे कौन फीडबैक दे रहा है, कितना दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्या लिख रहा है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती कि मतलब किसी ने 2 स्टार दिया, किसी ने 3 स्टार दिया, किसी ने 1 दिया, किसी ने आधा दिया, तो ये नहीं पता चलता कि किसने फीडबैक इस तरीके से दिया है। और अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर ए नाम का ठेकेदार है, ये 10 जगह काम कर रहा है, अब 10 जगह से इसके बारे में हाफ हाफ आ रहा है फीडबैक, तो आप पता चल जाएगा ना कि यार तुम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हो, नहीं तो हर जगह की जनता, हर लोग इस तरीके से तो नहीं कहते। तो ये सारे कदम उठाए जा सकते हैं इसको सुधार करने के लिए। ये रहा आपका यूपीएससी प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, अटेम्प्ट करिएगा इसको। इसके प्रावधानों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। तो इसमें बात की जा रही है समुद्री परिवहन 2023 की समीक्षा किसने की है, तो अंकटाड ने की है। इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये चर्चा में क्यों है, हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने समुद्री परिवहन 2023 की समीक्षा की है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय नौ परिवहन से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मुद्दों और डिकार्बोनाइजेशन में चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। और आप ये देख सकते हैं जीएस2 और जीएस3 से ये टॉपिक जुड़ेगा हमारा। चलिए अब हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो बात की जा रही है अंतरराष्ट्रीय नौ परिवहन से उत्सर्जन के बारे में। तो अंतरराष्ट्रीय नौ परिवहन से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन एक दशक पहले की तुलना में वर्ष 2023 में 20% अधिक दर्ज किया गया, यानी 10 साल पहले जितना उत्सर्जन होता था ग्रीन हाउस गैस का, उससे 20% अधिक अब 2023 में हो रहा है। नौ परिवहन उद्योग वैश्विक व्यापार में 80% से अधिक एवं वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 3% का योगदान करता है। यानी जो पानी के माध्यम से होने वाला व्यापार है ना, अगर इसको वैश्विक व्यापार के स्तर पर हम देखते हैं तो लगभग 80% व्यापार इसी के माध्यम से होता है। और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो होता है इसके द्वारा लगभग 3% होता है। अब यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से एक डेटा दिया गया कि किस तरीके का जहाज किस ईयर में कितना ज्यादा और कितने मिलियन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 मिलियन, 400 मिलियन, 600 मिलियन, कितने मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा था।
जैसे बात की जा रही है टैंकर्स के बारे में, तो ये 2012 में लगभग 200 मिलियन के आसपास थे। इसी तरीके से 2014 में, 2016 में, 2018 में आप देखेंगे लगातार ये बढ़ता ही गया है। तो इसी तरीके से सारे डेटा बढ़ते गए हैं। तो ये बात की जा रही है ड्राई बल्क एंड ग्रीन जनरल कार्गो के बारे में। उसके अलावा कंटेनर हो गया और अदर हो गया। तो ये आप डेटा देख सकते हैं जिसके बारे में दिखाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन लगातार बढ़ता ही जा रहा है 2012 की तुलना में। अगर हम 2022 में देखते हैं, और लगभग सारे तरीके के जो जहाज होते हैं पानी में, जो व्यापार करते हैं, जो व्यापार में संलग्न है, उसके बारे में बात करें तो लगभग सभी के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस या CO2 के उत्सर्जन में वृद्धि दर्ज की गई है। अगला बिंदु नौ परिवहन में वृद्धि। तो कोविड-19 के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण वर्ष 2022 में वैश्विक समुद्री नौ परिवहन मात्रा में 0.4% की गिरावट देखी गई थी। यानी 2022 में जितना भी समुद्री व्यापार हो रहा था उसमें 0.4% की गिरावट देखी गई थी 2021 की तुलना में, क्योंकि कोविड-19 का असर था। लेकिन 2023 में इसके 2.4% बढ़ने का अनुमान है। कंटेनरीकृत व्यापार वर्ष 2023 में 1.2% और वर्ष 2024 से 28 के बीच 3% बढ़ने की उम्मीद है। वर्ष 2022 में तेल और गैस व्यापार में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। अगला बिंदु वैकल्पिक ईंधन की अनुपलब्धता। तो जनवरी 2023 की शुरुआत में वाणिज्यिक जहाज औसतन 22.2 वर्ष पुराने थे और विश्व के आधे से अधिक बड़े या जहाज 15 वर्ष से अधिक पुराने थे। उसके अलावा बात करें जैसे जैसे विश्व बेड़े की औसत आयु में वृद्धि हो रही है, तो यह बात चिंता का विषय बन गई है कि वैकल्पिक ईंधन अभी भी बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं है और अधिक महंगे हैं। इसके अतिरिक्त जिन जहाजों में उनका उपयोग किया जा सकता है वो भी पारंपरिक जहाजों की तुलना में अधिक महंगे हैं। यानी एक तो वैकल्पिक ईंधन जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी कर सकते हैं, पहले तो वैकल्पिक ईंधन ही महंगे हैं। और अगर मान लीजिए वैकल्पिक ईंधन किसी तरीके से अफोर्ड भी कर लिया तो ये जो जहाज है उसको जो लेकर चल सकते हैं जिसमें वैकल्पिक ईंधन का यूज किया जा सकता है, वो जहाज भी महंगे पड़ते हैं। तो इस तरीके से दिक्कत देखने को मिलती है। अगला बिंदु वैकल्पिक ईंधन में परिवर्तन। प्रौद्योगिकी और नियामक व्यवस्थाओं पर स्पष्टता के बिना जहाज मालिकों के लिए अपने बेड़ों को नवीनीकृत करना बहुत मुश्किल है तथा बंदरगाह टर्मिनलों को भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर निवेश निर्णयों के संबंध में। वैश्विक बेड़े का 98.8% भारी ईंधन तेल, हल्के ईंधन तेल और डीजल या गैस तेल जैसे पारंपरिक ईंधनों का उपयोग करता है। केवल 1.2% वैकल्पिक ईंधन, मुख्य रूप से LNG, LPG, मेथनॉल और कुछ हद तक बैटरी या हाइब्रिड का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि प्रगति जारी है क्योंकि वर्तमान में ऑर्डर पर मौजूद 21% जहाज वैकल्पिक ईंधन, विशेष रूप से LNG, LPG, बैटरी या हाइब्रिड और मेथनॉल पर परिचालन के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो ये कुछ आंकड़े जो वर्तमान में कौन से जहाज में कितने प्रतिशत किस ईंधन का यूज हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। अगला बिंदु है लागत अनुमान और परिवर्तन चुनौतियां। तो वर्ष 2050 तक वैश्विक बेड़े को डिकार्बोनाइज करने के लिए 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लेकर 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के वार्षिक निवेश की आवश्यकता हो सकती है। पूर्ण डिकार्बोनाइजेशन से वार्षिक ईंधन लागत दोगुनी हो सकती है, जिससे इस क्षेत्र में उचित परिवर्तन की आवश्यकता होगी। बात करें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO ने लगभग वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2023 IMO ग्रीन हाउस गैस रणनीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक शून्य लगभग शून्य ग्रीन हाउस गैस ईंधन का उपयोग कम से कम 5 से 10% किया जाना चाहिए। अगर हम बात करें आर्थिक प्रोत्साहन, तो अंकटाड की सिफारिशें क्या है। तो नवीकरणीय अमोनिया और मेथनॉल ईंधन को दोहरे ईंधन इंजन वाले नए जहाजों के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। सतत समुद्री परिवहन ईंधन को जीवन चक्र विल टू वेक आधार पर शून्य लगभग शून्य कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष उत्सर्जन प्राप्त करना चाहिए। अंकटाड सिस्टम व्यापी सहयोग, त्वरित नियामक हस्तक्षेप और हरित प्रौद्योगिकियों तथा बेड़े में मजबूत निवेश का समर्थन करता है। आर्थिक प्रोत्साहन जैसे लेवी या नौ परिवहन उत्सर्जन से संबंधित योगदान वैकल्पिक ईंधन की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दे सकता है और जलवायु के अनुरूप लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश का समर्थन कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें पर्यावरणीय लक्ष्यों को आर्थिक आवश्यकताओं के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है, लेकिन यह रेखांकित करता है कि निष्क्रियता की लागत आवश्यक निवेश से कहीं अधिक है। स्वच्छ ईंधन के अतिरिक्त नौ परिवहन उद्योग में दक्षता के साथ साथ संधारणीयता में सुधार लाने के लिए AI और ब्लॉकचेन जैसे डिजिटल समाधानों को तेजी से अपनाने की भी आवश्यकता है। तो ये अंकटाड की सिफारिश है, इसको हम अपने आंसर राइटिंग में, इससे में कहीं भी जहां पे भी जरूरत पड़ सकती है इसको हम यूज कर सकते हैं। अब बात की जाए अगर अंतरराष्ट्रीय नौ परिवहन को डिकार्बोनाइज करने के लिए अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा की गई पहले कौन कौन सी है, तो इसमें पहला है ऊर्जा दक्षता मौजूदा जहाज सूचकांक, कार्बन तीव्रता संकेतक, कार्बन इंटेंसिटी इंडिकेटर CII, जो जहाजों को वार्षिक रूप से कितने ईंधन की खपत करते हैं के आधार पर A से लेकर के E के बीच एक परिचालन कार्बन तीव्रता ग्रेड प्रदान करता है। और EEXI
यह जहाज के आकार और जहाज के प्रकार के आधार पर जहाज द्वारा उत्सर्जित करने के लिए डिजाइन की गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को सीमित करके जहाज की तकनीकी कार्बन तीव्रता को सीमित करता है। यानी वार्षिक रूप से एक सूचकांक जारी किया जाता है जिसमें ए से लेकर के ए की कैटेगरी में जहाजों को रखा जाता है, और ये किस बेस पे रखा जाता है, तो आप कितना कार्बन का उत्सर्जन करोगे, कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करोगे, उसके बेस पे यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया जाता है। इन दोनों कारकों को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ जहाजों के लिए अपने मौजूदा कार्बन तीव्रता नियमों में बदलाव करने जा रहा है। अब ये जो आईएमओ जहाजों के लिए अपने मौजूदा कार्बन तीव्रता नियमों में बदलाव करने जा रहा है, अगर हम उसके बारे में बात करें कि क्या है कैसे है, तो बात की जा रही है आईएमओ का मध्यावधि मूल्यांकन उपाय। इसके अतिरिक्त आईएमओ मध्यावधि मूल्यांकन उपाय नामक नए नियम विकसित कर रहा है, जिसमें तकनीकी दृष्टि से ग्रीन हाउस गैस ईंधन मानक जीएफएस और आर्थिक दृष्टि से कार्बन लेवी शुल्क प्रणाली अथवा कैप एंड ट्रेड शामिल होंगे। आईएमओ का लक्ष्य वर्ष 2025 तक इन उपायों पर सहमति बनाना और वर्ष 2027 में इन्हें लागू करना है। उसके अलावा बात की जा रही है द ग्रीन बॉयज 2050 प्रोजेक्ट। यह नॉर्वे सरकार और आईएमओ के बीच मई 2019 में शुरू की गई एक साझेदारी परियोजना। तो किसके किसके बीच है? आईएमओ के और नॉर्वे सरकार के, जिसका लक्ष्य नौ परिवहन उद्योग को निम्न कार्बन उत्सर्जन वाले उद्योग में बदलना है। जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय। अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो मार्पोल अभिसमय परिचालन अथवा आकस्मिक कारणों से जहाजों द्वारा समुद्री पर्यावरण के प्रदूषण की रोकथाम को कवर करने वाला मुख्य अंतरराष्ट्रीय अभिसमय है। इसे 2 नवंबर 1973 को आईएमओ द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो जैसे आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि जो कंटेनर रहता है या जहाज रहते हैं जो वो तेल उल लेके आते हैं तो समुद्री सतह पर तेल फैल जाता है। तो इस तरीके से जहाज के द्वारा अगर किसी भी तरीके से समुद्री सतह पर या समुद्र में प्रदूषण फैलाया जाता है तो उसको रोकने के लिए अभिसमय है, जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो इसमें बात की जा रही है पशुधन से मीथेन उत्सर्जन, यानी पशुओं के द्वारा मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। ये भी जीएस3 से जुड़ेगा। चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ ने पशुधन और चावल प्रणालियों में मीथेन उत्सर्जन शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट पशुधन और चावल के खेतों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन के कारण जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालती है। यह रिपोर्ट जिसे सितंबर 2023 में एफएओ के पहले सतत पशुधन परिवर्तन पर वैश्विक सम्मेलन के दौरान जारी किया गया था। आईपीसीसी की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट में वर्णित पेरिस समझौते के उद्देश्यों को पूरा करने में मीथेन उत्सर्जन को कम करने के महत्व पर जोर देती है। देखिए मीथेन जो है ना, ये भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है, तो इसीलिए इसको कम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में बात की जा रही है कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। और जो पशु होते हैं और जो चावल का खेत होता है, यहाँ से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। जैसे जो पशु जुगाली करते हैं ना, तो उससे मीथेन उत्सर्जित होती है। इस तरीके से जो चावल का या आप कह सकते हैं धान का खेत होता है, तो वहां से भी मीथेन उत्सर्जित होता है। और मीथेन का जो सिंबल है वो CH4 है। तो चलिए देखते हैं रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। बात की जा रही है मीथेन उत्सर्जन के स्रोतों के बारे में। तो जुगाली करने वाले पशुधन और खाद्य प्रबंधन का वैश्विक स्तर पर मानव जनित मीथेन उत्सर्जन में लगभग 32% का योगदान है। चावल के खेतों से अतिरिक्त 8% मीथेन उत्सर्जन होता है। कृषि खाद्य प्रणालियों के अतिरिक्त मीथेन उत्सर्जन उत्पन्न करने वाली अन्य मानवीय गतिविधियों में कौन कौन से? तो लैंडफिल हो गया, तेल और प्राकृतिक गैस प्रणालियां हो गई, कोयला की खदानें हो गई, ये सारे शामिल हैं। अब यहाँ पे कुछ विशेष बिंदुओं के बारे में बात करें। वो नोट है, ये 500 या 200 का नोट नहीं है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नोट है। जुगाली करने वाले पशु रूमेनेंटिया, आर्टियो, डेक्टाइला ऊपर के स्तनधारी जीव हैं। अभी थोड़ा टेक्निकल है, इसको याद रखेंगे तो ठीक है, नहीं भी याद रखते तो कोई बात नहीं, बस याद रखिए पशु जो होते हैं इनसे भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। इनमें जिराफ हो गया, ओकापिस हो गया, हिरण, मवेशी, मृग यानी कि हिरण के बारे में बात की जा रही है, भेड़ और बकरी जैसे जानवरों का एक विविध समूह शामिल है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे जिराफ, ओकापिस, हिरण, मवेशी, मृग, भेड़ और बकरी, तो ये सारे आते हैं इस कैटेगरी में। अधिकांश जुगाली करने वाले जानवरों का उदर 4 कक्षों 4 चैम्बर वाला और पैर 2 खुरों वाला होता है। हालांकि ऊंटों और चेवरोटेंस का उदर 3 कक्षीय होता है तथा इन्हें अक्सर स्यूडोरोमिनेंट कहा जाता है। अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट ये लेक्चर सुन रहा है और नाम बोलने में कोई गलती हुई तो उसके लिए माफ करना भाई, है ना, वो थोड़ा सा नाम लेने में इधर उधर हो जाता है, तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। अगला बिंदु है जुगाली करने वाले पशुधन का प्रभाव। तो मीथेन के दैनिक उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान मवेशियों का है, यानी दैनिक उत्सर्जन सबसे ज्यादा कौन करते हैं? तो पशु करते हैं। इसके बाद भेड़ और बकरी का स्थान आता है। जुगाली करने वाले पशुधन मांस एवं दूध प्रदान करने वाले प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और वर्ष 2050 तक इन पशु उत्पादों की वैश्विक मांग 60 से 70% तक बढ़ने की उम्मीद भी है। उसके अलावा बात करें फीड दक्षता में सुधार की, तो यह रिपोर्ट फीड दक्षता बढ़ाकर मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। इसमें पोषक तत्व घनत्व और फीड पाचन शक्ति में वृद्धि, रूमेन माइक्रोबियल संरचना में बदलाव, नकारात्मक अपशिष्ट फीड सेवन और अल्प चयापचय के शारीरिक वजन वाले
जानवरों का चयन करना शामिल है। यानी कि ये जो CH4 का मीथेन का उत्सर्जन तो उसको कम कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बात की जा रही है। बढ़ी हुई फीड दक्षता फीड की प्रति इकाई पशु उत्पादकता को बढ़ाती है। संभावित रूप से फीड लागत और मांस या दुग्ध संप्राप्ति के आधार पर कृषि लाभप्रदता में वृद्धि करती है। उसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया कि क्षेत्रीय अध्ययन की भी आवश्यकता है। तो यह रिपोर्ट पशु उत्पादन बढ़ाने तथा मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए बेहतर पोषण, स्वास्थ्य, प्रजनन और आनुवंशिकी के प्रभावों के मापन के लिए क्षेत्रीय अध्ययन की आवश्यकता पर बल देती है। इस तरह के अध्ययनों से क्षेत्रीय स्तर पर निवल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर शमन रणनीतियों के प्रभाव का आकलन करने में मदद मिलेगी। अगर हम बात करें मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां हैं, तो अध्ययन में मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए 4 व्यापक रणनीतियों का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट में ये बताया पहला कौन सा, तो पशु प्रजनन एवं प्रबंधन, दूसरा है आहार योजना, उचित आहार और फीड प्रबंधन, तीसरा है चारा अनुसंधान, चौथा है जुगाली में बदलाव। तो ये सारे जो हैं FAO के द्वारा बताए गए हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन ये बता रही है, अंतरराष्ट्रीय संस्था कुछ कह रही है, तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाएगा। उसके अलावा बात करें चुनौतियां और अनुसंधान अंतराल के बारे में, तो चुनौतियों में कार्बन फुटप्रिंट की गणना के लिए क्षेत्रीय जानकारी की कमी और सीमित आर्थिक रूप से किफायती मीथेन शमन समाधान शामिल हैं। व्यवहारिक एवं लागत प्रभावी उपाय विकसित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। अच्छा, ये सारी चीजें क्यों जा रही है, मतलब CH4 का उत्सर्जन हमें कम क्यों करना है, क्योंकि अगर इसका उत्सर्जन हम रोकेंगे नहीं ना, तो ग्रीन हाउस गैस है, ये क्या करेगी, तो ग्लोबल वार्मिंग करेगी, यानी वातावरण को गर्म करेगी। अब जो ग्लोबल वार्मिंग होती है तो जलवायु परिवर्तन होगा। अब जब जलवायु परिवर्तन होगा तो फिर बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलेगी, मतलब एक नहीं, यहाँ से बहुत सारी। जैसे आप देखिए क्या होगा, तो मौसम जो है वो गर्म होगा, पहली बात। जहाँ पे गेहूं हो रहा था वहां पे चावल हो रहा है, जहाँ पे चावल हो रहा था वहां पे गन्ना हो रहा है। इस तरीके से फसल प्रतिरूप में परिवर्तन, जनसंख्या पर नकारात्मक प्रभाव, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या होती है उसमें वृद्धि हो जाएगी। उसके अलावा आप देखेंगे कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है। तो इस तरीके से जो चरम मौसमी घटना है उनके भी घटने की संभावना बढ़ती है। इसी तरीके से जो ग्लेशियर है वो भी पिघल जाएंगे। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों में पानी की वृद्धि होगी शॉर्ट टर्म में, लेकिन ये जो पानी की वृद्धि है इसकी वजह से समुद्र में जब ये पानी जाएगा नदियों का, तो आप देखिए जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, ऐसे जो कंट्री हैं, तटीय जो राज्य हैं, तटीय जो स्टेट हैं या तटीय देश आप कह सकते हैं, तो इनके लिए भी दिक्कतें हो जाएंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा भी पानी बढ़ता है 2 मीटर, तो बताया जा रहा है कि जो इंडोनेशिया की राजधानी है वो डूब जाएगी। तो इस तरीके से समस्याएं देखने को मिलेगी, इसलिए इन सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम मीथेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें तो बात करें, मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु C और यहाँ पे बात करें 4 हाइड्रोजन परमाणु H4, इसीलिए इसका जो सिंबल है वो CH4 होता है। यह ज्वलनशील है और विश्व भर में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन एक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है जिसका वायुमंडलीय जीवन काल लगभग 1 दशक का होता है और यह जलवायु को सैकड़ों वर्षों तक प्रभावित करती है, तो इसीलिए इसको रोका जा रहा है। वायुमंडल में अपने अस्तित्व के प्रारंभिक 20 वर्षों में मीथेन का वार्मिंग प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक है। यानी अगर 20 वर्षों तक की रह जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, मान लीजिए 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड है वातावरण में और 1 टन CH4 है, तो ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड 1 टन इम्पैक्ट डालेगा वातावरण पर, उससे 80 गुना अधिक कौन डालेगा, तो CH4 इसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। इसी वजह से इसको रोकने की कोशिश की जा रही है ना। मीथेन के सामान्य स्रोत तेल और प्राकृतिक गैस प्रणालियां, कृषि गतिविधियां, कोयला खनन एवं अपशिष्ट हैं। मीथेन उत्सर्जन से निपटने के लिए कौन कौन सी पहल की गई, तो अगर हम भारतीय स्तर पर देखते हैं, बात की जाए हरित धारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR ने एक एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट हरित धारा का विकसित किया है जो मवेशियों के मीथेन उत्सर्जन को 17 से 20% तक कम कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप अधिक दूध उत्पादन भी हो सकता है। यानी हरित धारा नाम से एक खाना तैयार किया गया मवेशियों के लिए, जिसको ये खाएंगे तो मीथेन के उत्सर्जन में कमी होगी। कितना, तो 17 से 20% मीथेन के उत्सर्जन में कमी होगी। उसके अलावा दूध भी बढ़ेगा। सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और इसमें चावल की खेती में मीथेन नियंत्रण विधियों जैसी जलवायु प्रत्यास्थ गतिविधियां शामिल हैं। ये विधियां मीथेन उत्सर्जन में पर्याप्त कमी लाने में योगदान करती हैं। उसके अलावा बात करें जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार, ये सारी इंडिया की पहल है मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए। NICRA परियोजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने चावल की कृषि से मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए तकनीक विकसित की है। इन प्रौद्योगिकियों में शामिल हैं जैसे पहले चावल गहनता प्रणाली। यह तकनीक पारंपरिक रोपाई वाली चावल की तुलना में 22 से 35% कम जल का उपयोग करते हुए चावल की उपज को 36 से 49% तक बढ़ा सकती है। चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण करके, तो यह विधि पारंपरिक धान की कृषि के विपरीत नर्सरी को बढ़ावा देने, जल भराव और रोपाई की आवश्यकता को समाप्त करके मीथेन उत्सर्जन को कम करती है।
फसल विविधीकरण कार्यक्रम चला करके, तो धान की कृषि से दालें, तिल, मक्का, कपास और कृषि वानिकी जैसी वैकल्पिक फसलों को अपनाने से मीथेन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। उसके अलावा भारत स्टेज 6 के बारे में बात करें, अब देखें कि BS4 से सीधा BS6 पे हम लोग शिफ्ट कर गए, BS5 आया नहीं बीच में, वो इसीलिए ताकि जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन को कम किया जा सके, मीथेन के उत्सर्जन को कम किया जा सके। अगर हम देखते हैं वैश्विक स्तर पर इससे निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो मीथेन चेतावनी और प्रतिक्रिया प्रणाली यानी कि मार्स मार्स बड़ी संख्या में मौजूदा और भविष्य के उपग्रहों से डेटा को एकत्रित करेगा जो विश्व में कहीं भी मीथेन उत्सर्जन की घटनाओं का पता लगाने की क्षमता रखता है तथा इस पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित हितधारकों को सूचनाएं भेजता है। उसके अलावा बात करें वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा के बारे में, तो वर्ष 2021 में ग्लासगो जलवायु सम्मेलन UNFCCC COP26 में वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को वर्ष 2020 के स्तर से 30% तक कम करने के लिए लगभग 100 राष्ट्र एक स्वैच्छिक प्रतिज्ञा में शामिल हुए थे, जिसे ग्लोबल मीथेन प्रतिज्ञा के रूप में जाना जाता है। भारत वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा का हिस्सा नहीं, यानी ये जो प्रतिज्ञा ली गई थी इसका हिस्सा हम नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे और भी दिक्कतें हैं, अभी हम लोग विकासशील देश हैं, तो और भी 75 चीजों को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। वैश्विक मीथेन पहल के बारे में अगर बात की जाए तो एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक निजी साझेदारी है जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में मीथेन की पुनर्प्राप्ति और उपयोग में आने वाली बाधाओं को कम करने पर केंद्रित है। अब ये रहा आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन, अटेम्प्ट करिएगा इसको। और यहाँ पे ये रहा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, और ये रहा आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ये भी, तो मतलब 2 क्वेश्चन आपसे 2019 में मीथेन के बारे में पूछ लिए गए। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रीलिम्स स्पेसिफाइड टॉपिक के बारे में। तो बात की जा रही है इसमें आर्मागेडन रीडिटेल के बारे में। चलिए अब देखते हैं इसके बाद, इसको देखिए पहले ध्यान से, यार ये कितना लंबा है इसका ये एक नई प्रजाति की खोज की गई तो इसीलिए चर्चा में बन गया। बात करिए हाल ही में केरल के पश्चिमी घाट में MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नई डैम फ्लाइज प्रजाति की खोज की है। अरे ये एक मक्खी है भाई, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जिसे आर्मगेडन रीडिटेल प्रोटोस्टिक्टा आर्मगेडोनिया नाम दिया गया है। आर्मगेडन रीडिटेल नाम, जो इकोलॉजिकल आर्मगेडन शब्द को संदर्भित करता है, निवास स्थान के पतन और जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कीड़ों की वैश्विक गिरावट को उजागर करने हेतु चुना गया था। बहुत सही बात है ये तो। इसकी पहचान इसके गहरे भूरे जैसे काले शरीर, चमकीली हरी नीली आंखों और इसके पेट के 8 कोष्ठकों में से आधे पर सूक्ष्म हल्के नीले प्रतिरूप से की जा सकती है। इसकी विशेषताएं बताई गई हैं सारी चीजें। यह विशेष रूप से घने कैनोपी या वितान आवरण के नीचे पर्वतीय जलधाराओं में पनपता है। उसके अलावा ये ड्रैगन फ्लाइज के समान होते हैं, लेकिन उनसे आकार में छोटे होते हैं और उनका शरीर पतला होता है। डैम फ्लाइज मुख्य रूप से उथले मीठे जल के आवास स्थानों में के पास पाए जाते हैं और पतले शरीर एवं लंबे जालीदार पंखों के साथ उड़ने वाले सुंदर जीव होते हैं। तो एक मक्खी की प्रजाति, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा आकर्षक होते हैं ना। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो बात करें संप्रीति 11 अभ्यास के बारे में। तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच होने वाला अभ्यास है। बात करें वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये सैन्य अभ्यास है, यानी कि सेना का अभ्यास है, नेवी का अभ्यास नहीं है, एयरफोर्स का अभ्यास नहीं है, सेना का अभ्यास है। संप्रीति का 11वां संस्करण 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में शुरू हुआ। कहां पे? तो मेघालय में, उमरोई में। भारत और बांग्लादेश द्वारा बारी बारी से आयोजित यह अभ्यास दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को उजागर करता है। संप्रीति 11 एक 14 दिवसीय अभ्यास है जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना, सामरिक अभ्यास साझा करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इस अभ्यास में एक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज और एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज शामिल की जाती है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अनुसार उप पारंपरिक संचालन पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को वैश्विक शांति बनाए रखने की शक्ति देता है। CPX गहन विचार विमर्श के बाद निर्णय लेने पर जोर देगा। FTX बंधक बचाव, भीड़ नियंत्रण उपायों और हेलीकॉप्टरों के उपयोग सहित आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त सामरिक अभ्यास के माध्यम से जमीनी स्तर के संचालन को मान्य करेगा। दोनों देश नौसेना अभ्यास बोंगो सागर भी आयोजित करते हैं, यानी इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक नेवी का भी अभ्यास होता है, उसका नाम है बोंगो सागर। ये रहा आपका बांग्लादेश, इसकी राजधानी ढाका। ये बे ऑफ बंगाल, ये भी हमसे अलग हुआ है और पाकिस्तान भी हमसे अलग हुआ है, मतलब इंडिया के ही पार्ट है दोनों। एक तरफ आप पाकिस्तान को देखिए, एक तरफ आप बांग्लादेश को देखिए, तो बांग्लादेश इसकी तुलना में कहीं अच्छी कंडीशन में नजर आएगा क्योंकि बहुत सारे देशों के साथ अच्छी कंडीशन बना के चल रहा है, अच्छे रिलेशन बना के चल रहा है। पाकिस्तान में मतलब हालत देखिए आप। ये ऐसा ही होता है कि जब हम अपने ऊपर छोड़ करके किसी और के ऊपर फोकस करते हैं ना कि भाई वो कैसे आगे बढ़ रहा है, भाई उसकी लाइफ में कैसे अच्छा हो रहा है, तब हम अपनी लाइफ को ही खराब कर रहे होते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं, इसको अगर हम अपने लाइफ के स्तर पर भी देखते हैं, हम अपने जीवन स्तर पर देखें तो ऐसा ही होता है कि जो किसी और के चक्कर में पड़ा रहता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, वो उसी के चक्कर में रह जाता है। और जो किसी के चक्कर में नहीं पड़ा रहता है, जो सिर्फ अपने ऊपर फोकस करता है, अपने आप को अपना कंपटीटर मानता है, तो लाइफ में आगे बढ़ जाता है। अच्छा, आप में से कौन कौन ऐसा है जिसको इंजेक्शन से डर लगती है?
इंजेक्शन से डरना मना है, ठीक है, वैक्सीन लेना जरूरी है। अब वो चाहे मलेरिया की वैक्सीन हो, चाहे कोविड-19 की वैक्सीन हो, चाहे मीजल्स की वैक्सीन हो, किसी की भी। तो अपने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को खुद ही देखना है। स्वास्थ्य संबंधी चिंता है जो उसको निपटना है, हमें खुद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी ना पढ़ाई करेंगे। अभी हुआ क्या, तो WHO ने R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन को, इसको यूज करने के लिए सिफारिश की है लोगों से कि इसको यूज किया जाए मलेरिया के निपटान में। तो इसकी वजह से चर्चा में आ गया है। बात करें हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सह विकसित R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग की सिफारिश की है। मैट्रिक्स एम घटक नोवावैक्स द्वारा विकसित एक अधिकृत सैपोनिन आधारित सहायक और स्थानीय देशों में इसके उपयोग के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को लाइसेंस दिया गया है। ये सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ की है, तो ये इंडिया की है। अब तक वैक्सीन को घाना, नाइजीरिया और बुर्किना फासो में उपयोग के लिए लाइसेंस दिया गया है। वैसे आप देखेंगे अफ्रीका जो कंटिनेंट है ना, यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत होती है। मतलब कभी मीजल्स हो जाएगा, कभी टीबी, कभी मलेरिया, कभी डेंगू, कभी कुछ, यहाँ पे लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। उसके पीछे वजह क्या, उसके पीछे वजह की आर्थिक स्थिति, क्योंकि अब यहाँ पे आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। तो जब आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे लोगों को खाने पीने के लिए भी दिक्कतें होती हैं, पानी इनके यहाँ पे दूषित मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जिस वजह से इनके स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं लगातार बनी रहती हैं, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं लगातार इनके यहाँ पे बनी रहती हैं। अगर बात की जाए एडजुवेंट्स के बारे में, तो ये क्या होता है, तो ये एक सहायक है। एडजुवेंट किसी टीके में एक घटक होता है जो उस टीके के प्रति शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली की अनुक्रिया को बढ़ाता है। एडजुवेंट्स उस अवधि को बढ़ा देते हैं जिससे एक टीका प्रतिरक्षा प्रणाली की बेहतर पहचान करने और टीके के घटक को लंबे समय तक याद रखने में सहायता कर सुरक्षा प्रदान कर सकता है। मैट्रिक्स एम एडजुवेंट सैपोनिन से प्राप्त होता है, जो चिली में क्विलाजा सैपोनारिया वृक्ष की छाल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक हैं। सैपोनिन का ऐतिहासिक रूप से औषधीय उपयोग किया जा रहा है। कहाँ पे पाया जाने वाला है, तो चिली में पाए जाने वाले एक प्रकार का वृक्ष है जिससे इसका यूज किया जा रहा है। और ये एडजुवेंट जो होते हैं या फिर सहायक इनको कहा जाता है, तो हमारे बॉडी की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है ना, उसकी क्षमता बढ़ा देते हैं और उसको ये लंबे समय तक याद रह जाता है कि भाई इस तरीके का हमें टीका लगा था और इसके प्रति कोई रोग आने वाला है, तो उससे निपटने के लिए लंबे समय तक ये कार्य कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा मलेरिया के बारे में जानना चाहें, तो ये परजीवी संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। मतलब वनडे एग्जाम में ना तो अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, डेंगू किसकी वजह से होता है, टाइफाइड किसकी वजह से होता है, सारी चीजें पूछ लिया जाती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि परजीवी की वजह से होता है और क्या नाम है इसका, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है। प्लाज्मोडियम परजीवी के बारे में अगर हम बात करें, तो प्लाज्मोडियम परजीवी की 5 प्रजातियां हैं जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती हैं, जबकि इनमें से 2 प्रजातियां पी फाल्सीपेरम एवं पी विवैक्स सर्वाधिक खतरा उत्पन्न करती हैं। पी फाल्सीपोरम सबसे घातक मलेरिया परजीवी है जो अफ्रीकी महाद्वीप पर सबसे अधिक प्रचलित है। पी विवैक्स उप सहारा अफ्रीका के बाहर अधिकांश देशों में प्रमुख मलेरिया परजीवी है। अन्य मलेरिया प्रजातियां जो मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हुए हैं पी मलेरिया, पी ओवेल और पी नोलेसी। मलेरिया के लक्षण में क्या क्या है, तो मामूली लक्षण बुखार हो सकती है, ठंड लगना हो सकता है और सिर दर्द हो सकता है। गंभीर लक्षण में अगर हम देखें तो थकान, भ्रम, दौरे और श्वास लेने में कठिनाई शामिल हो सकती है। अगर हम व्यापकता के बारे में इसकी बात करें कि कितने व्यापक स्तर पर मलेरिया फैले हुए, तो WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 में 245 मिलियन मामलों की तुलना में वर्ष 2021 में मलेरिया के 247 मिलियन मामले सामने आए थे। यह अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। विश्व में मलेरिया से होने वाली आधे से अधिक मृत्यु के लिए 4 अफ्रीकी देश जिम्मेदार है। नाइजीरिया 31.3%, कांगो गणराज्य 12.6%, संयुक्त तंजानिया गणराज्य 4.1% और नाइजर 3.9%। अगर इसके वैक्सीन के बारे में हम बात करते हैं, तो हाल ही में पुष्टि की गई R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन के साथ WHO मध्यम से उच्च पी फाल्सीपेरम मलेरिया संचरण वाले क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के बीच RTS SAS01 मलेरिया वैक्सीन के व्यापक उपयोग की भी सिफारिश करता है। मलेरिया को समाप्त करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां बनी हैं? वैश्विक स्तर पर अगर हम देखते हैं, तो मलेरिया के लिए WHO वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016-2030, जिसे वर्ष 2021 में संशोधित किया गया था, उच्च लेकिन प्राप्य वैश्विक लक्ष्य स्थापित करती है। जैसे वर्ष 2030 तक मलेरिया के मामलों को 90% तक कम करना है, इसका लक्ष्य WHO का इस नीति का। वर्ष 2030 तक मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर को 90% तक कम करना है। यानी पहले तो मामलों को भी 90% कम करना है, फिर उससे होने वाली मृत्यु दर को भी 90% तक कम करना है। वर्ष 2030 तक 35 देशों में मलेरिया का उन्मूलन करना है। मलेरिया मुक्त देशों में मलेरिया के मामले पुनः न पाया जाना सुनिश्चित करना है। अगर भारत के स्तर पर हम देखते हैं मलेरिया से निपटने के लिए क्या पहल की जा रही है, तो मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय ढांचा 2016 से 2030, मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन भारत MERA भारत। तो मलेरिया को समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, उसके बारे में बात की जा रही थी यहाँ पे। एक तो मलेरिया हो गया, अब एक ये आता है फिर से स्वास्थ्य संबंधी चिंता है, खसरा। अरे यार ये देखो कितनी खराब कंडीशन है ना, मतलब भगवान ना करे किसी को ऐसा हो गया यार।
ध्यान रखिए भाई आप लोग अपना। हाल ही में दिल्ली में खसरे के मामलों और मृत्यु दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका कारण पिछले वर्षों में कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान मामलों की न्यून रिपोर्टिंग है। बात की जा रही है अभी हाल ही में जब रिपोर्टिंग शुरू की गई दिल्ली में, तो यहाँ पे जो खसरे से संबंधित बीमारी है, जो खसरा है, इसके केस भी बढ़े हैं और यहाँ पे जो मृत्यु होती है उसके संबंधी जो आंकड़ा उसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कोविड 19 चल रहा था तो उस टाइम लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। लोगों के ऊपर सिर्फ ये ध्यान दिया जा रहा था कि कोविड 19 का इम्पैक्ट ना, मतलब बाकी सारी बीमारियों को साइड उठा के फेंक दिया गया था। तो उतना ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी, उतना ज्यादा परीक्षण नहीं हो पा रहा था। इस वजह से यहाँ पे केसेस कम हो गए थे। अब जब फिर से परीक्षण शुरू हो गया अच्छे तरीके से, तो जाहिर सी बात है कि मामले बढ़ गए हैं, तो मामलों की अधिक संख्या सामने आ रही है। वर्ष 2020 और 21 में कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान फोकस एवं संसाधन मुख्य रूप से महामारी के प्रबंधन की ओर केंद्रित थे, जिससे खसरे या मीजल्स और अन्य बीमारियों की निगरानी पर उस स्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया जितनी की इसकी आवश्यकता थी, जिससे खसरे के मामलों में वृद्धि हुई। साथ ही समाज के कुछ समृद्ध वर्गों में भी टीका स्वीकृति से संबंधित चुनौतियां दर्ज की गई। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं खसरा के बारे में या मीजल्स जिसको कहा जाता है, तो खसरा वायरस मॉर्बिलीवायरस जीनस से आबद्ध राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है। करीबी परिचितों को संक्रमित कर देगा। खसरा अत्यधिक संक्रामक बीमारी है और इससे संक्रमित व्यक्ति प्राय अपने 90% से अधिक असुरक्षित निकट संपर्कों में वायरस के संचार का कारण बनता है। यानी ये कांटेक्ट में आने से होने वाली बीमारी। तो अगर किसी को खसरा तो उनसे दूर रहिएगा भाई साहब। बहन जी लोग भी दूर रहेंगे, सिर्फ भाई साहब लोग नहीं, मतलब सब दूर रहिएगा। इसको हुआ तो उससे बच के रहिएगा। वायरस पहले श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। खसरा एक मानव रोग है और यह जंतुओं में नहीं होता है। खसरे को 2 खुराक वाले टीके के माध्यम से पूरी तरह से रोका जा सकता है और उन्नत स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों वाले कई देशों में इसे आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देख के कंफ्यूज किया जा सकता है कि जंतुओं में भी होता है, तो जंतुओं में नहीं होता है। उसके अलावा श्वसन को प्रभावित करता है और एक संक्रामक रोग है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखने वाली। इसके उपचार के बारे में बात करें तो खसरे के वायरस के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार मौजूद नहीं है। भोजन से होने वाली गंभीर जटिलताओं से चिकित्सीय देखभाल के माध्यम से बचा जा सकता है, जो अच्छा पोषण, पर्याप्त तरल पदार्थ का सेवन और निर्जलीकरण का उपचार सुनिश्चित करता है। इसके रोकथाम के बारे में बात की जाए तो बच्चों के लिए नियमित भोजन टीकाकरण, उच्च मामले और मृत्यु दर वाले देशों में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान के साथ वैश्विक भोजन से होने वाली मौतों को कम करने हेतु प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियां हैं। भारत में खसरे के मामले अगर हम देखते हैं तो वर्ष 2017 और वर्ष 2021 के बीच खसरे के मामलों में 62% की गिरावट आई, यानी प्रति 10 लाख जनसंख्या पर मामलों की संख्या 10.4 से घटकर 4 हो गई। तो एक अच्छी बात है कि अगर भारत में इसके मामले कम हो रहे हैं। बात की जा रही है खसरे से निपटने हेतु पहलों के बारे में, तो खसरा और रूबेला पहल वर्ष 2001 में शुरू की गई खसरा एवं रूबेला पहल MNR पहल अमेरिकन रेड क्रॉस, संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र, यूनिसेफ और तथा WHO के नेतृत्व में एक वैश्विक साझेदारी। मतलब इसमें देखो कितने सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। एक तो ये हो गया अमेरिकन रेड क्रॉस, हो गया संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन, और ये हो गया रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र, यूनिसेफ, WHO, इतने सारे संगठन मिलकर काम कर रहे हैं इसके लिए। पहले सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी बच्चा खसरे से ना मरे या जन्मजात रूबेला सिंड्रोम के साथ पैदा ना हो। हम देशों को खसरे और रूबेला को हमेशा के लिए रोकने के प्रयासों की योजना बनाने, वित्त पोषण करने एवं मापने में सहायता करते हैं। इसके अलावा खसरा रूबेला MR टीकाकरण यह पूरे भारत में लगभग 41 करोड़ बच्चों को लक्षित करता है। 9 महीने से लेकर 15 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को उनके पिछले खसरा या रूबेला टीकाकरण की स्थिति या खसरा या रूबेला रोग की स्थिति के बावजूद एक खसरा रूबेला टीका लगाया जाएगा। अन्य पहलों में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP, मिशन इंद्रधनुष और सघन मिशन इंद्रधनुष शामिल हैं। ये रहा इस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो कि आपको 2021 में ही पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखिए, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। उसके अलावा भी एक टॉपिक है, ये लोग भी फालतू में काफी लंबे समय से लड़ते चले आ रहे हैं रशिया और यूक्रेन के तरीके से। मतलब यहाँ पे भी वही है कि क्षेत्रीय चीज को लेकर के विवाद हो रहा है। बात करिए नागोर्नो काराबाग संघर्ष के बारे में, तो किसके बीच है? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। तो ये आप मैप देख सकते हैं, ये डिस्प्यूटेड एरिया है जो आपको लाल कलर से दिखाया जा रहा है। ये नागोर्नो वाला क्षेत्र है, और ये जो आपको ग्रे कलर से दिखाई गई काराबाग द्वारा, ये जो आर्मेनिया इसके द्वारा ऑक्युपाइड एरिया है। हाल ही में अजरबैजान ने विवादित नागोर्नो काराबाग क्षेत्र में एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में कई लोगों की मौत हो गई। यह ऑपरेशन या अभियान इस क्षेत्र को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद का हिस्सा है। अगर हम देखते हैं नागोर्नो काराबाग संघर्ष के बारे में, तो नागोर्नो काराबाग काउकेशस क्षेत्र, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच अंतर महाद्वीपीय क्षेत्र में पहाड़ी भूमि से घिरा क्षेत्र है। इसे आर्मेनियाई लोग आरटाक के नाम से जानते हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसके निवासी मुख्यतः जातीय रूप से आर्मेनियाई हैं। मतलब ये जो हिस्सा है इसको आर्मेनिया
यहाँ पे आर्मेनिया के लोग रहते हैं, लेकिन किसको मान्यता दी गई, तो ये दिया गया कि अजरबैजान का क्षेत्र है, लेकिन रहने वाले कौन है, तो ये आर्मेनिया के रहने वाले लोग हैं ज्यादातर। उसके अलावा बात करें कि उनकी अपनी सरकार है जिसका आर्मेनिया के साथ घनिष्ठ संबंध है, लेकिन इसे आर्मेनिया अथवा किसी अन्य देश द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ के पतन के बाद इस क्षेत्र द्वारा अजरबैजान से स्वतंत्र होने की घोषणा के समय से ही नागोर्नो काराबाख संघर्ष चला आ रहा है। इस क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पहला युद्ध 1980 के दशक के उत्तरार्ध में हुआ, जिसकी समाप्ति वर्ष 1994 में युद्ध विराम के साथ हुई। इसके परिणाम स्वरूप नागोर्नो काराबाख तथा आसपास के कुछ क्षेत्र आर्मेनियाई नियंत्रण के अधीन आ गए। दोनों पक्षों ने कई बार इस युद्ध विराम का उल्लंघन किया और शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत के कई प्रयास विफल रहे, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के बीच वर्तमान में भी संघर्ष जारी है। वर्ष 2020 में अजरबैजान ने दूसरा युद्ध शुरू किया, जिसमें शानदार जीत हासिल करते हुए आसपास के 7 जिलों और नागोर्नो काराबाख के लगभग 1/3 हिस्से पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया। वर्ष 2020 में दूसरे काराबाख युद्ध के बाद रूस ने एक शांति समझौते की मध्यस्थता की, जिसके पश्चात इस क्षेत्र में 1960 रूसी बलों की तैनाती को स्वीकृति दी गई। बहुत से भाई भी अमेरिका वाली लाइन पे निकल गया, मतलब क्षेत्र किसी और का विवाद कहीं और हो रहा है, यहाँ पे रूसी सैनिक आ रहे हैं, जैसे अमेरिका ने भेज दिया था अफगानिस्तान में। ये रहा मैप जो कि आप पहले ही देख चुके हैं, अजरबैजान है, इसकी कैपिटल बाकू है। इसी तरीके से आप अगर बात करते हैं आर्मेनिया के बारे में, तो ये एरावान इसकी कैपिटल है। एक तरफ कैस्पियन सी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक सेवान है, ये जॉर्जिया हो गया, रसिया हो गया। अब जब भी आप मैप देखें ना तो उसको जरूर ध्यान से और जूम करके देखिए और आसपास के क्षेत्र जरूर देखिए। यहाँ पे तुर्की है, ईरान है। अब कभी ये पूछ ले कि आर्मेनिया से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से, तो आपको ये ध्यान रखना, जैसे आप देख सकते हैं तुर्की हो गया, जैसे ईरान हो गया, ये अजरबैजान तो है ही नहीं, तो विवाद ही क्यों होता है। इधर जॉर्जिया हो गया, है ना, ये रसिया हो गया, यहाँ पे इसको टच करता है अजरबैजान को। तो कभी भी अगर मैप देखते हैं तो उसको आसपास के क्षेत्र को जरूर देखिए, बाउंड्री किसके साथ साझा कर रहा है, वहां पे कौन सी फेमस लेक है, कौन से सागर हैं, इसके बारे में जरूर देखिए। चलिए थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं अजरबैजान और आर्मेनिया के बारे में, जो दोनों लड़ रहे हैं। अजरबैजान एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसकी सीमा रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और ईरान से लगती है। ये रहा अजरबैजान आपका। इस देश के पूर्व की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। उत्तर और पश्चिम का अधिकांश भाग कॉकेशस पर्वत से ढका हुआ है। इसकी राजधानी शहर कौन सी, तो बाकू है। अजरबैजान में तेल और प्राकृतिक गैस की प्रचुरता है। अजरबैजान का एक प्रसिद्ध स्थान यानारदा में कैस्पियन सागर के निकट 65 वर्षों से अधिक समय से प्राकृतिक रूप से एक शाश्वत आग प्रज्वलित है। ऐसा माना जाता है कि इसके लिए ईंधन का स्रोत प्राकृतिक गैसों का रिसाव है। यह अनदेखी घटना अजरबैजान के उपनाम द लैंड ऑफ फायर के अनुरूप है। यानी अजरबैजान का उपनाम क्या है, तो द लैंड ऑफ फायर। अगर कभी स्टेटमेंट दी द लैंड ऑफ फायर किसको कहा जाता है, तो अजरबैजान को ही कहा जाता है। अब जानते हैं आर्मेनिया के बारे में, तो यह कॉकेशस क्षेत्र में एक भूमि से घिरा देश है जिसकी सीमाएं पश्चिम में तुर्की, उत्तर में जॉर्जिया और पूर्व में अजरबैजान से लगती है। राजधानी इसकी कौन सी, तो एरेवान इसकी राजधानी है। आर्मेनिया एक पहाड़ी देश है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो माउंट अरार। दोस्तों ये देखिए, ये बहुत सही चीज है ना, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि यूएसए वाले ये जो टर्मरिक होती है यानी कि हल्दी जो होती है, इसको लेकर के जा रहे थे पेटेंट कराने की हल्दी से हम लोग दवाई बनाए हैं, आविष्कार किए हैं। भाई साहब तू क्या आविष्कार करोगे यार, हमारे यहाँ हजारों साल पहले से इसको लेकर के चला जा रहा है। किसी को चोट लगती तो कहते दूध वाला हल्दी वाला दूध पी लो। दूध वाला हल्दी क्या होता है? कभी कभी जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में ना, तो कहा जाता है ना कि हल्दी वाला दूध पी लो चोट लगने पे, और वो खून जो है उसको सही कर देगा, चोट का असर कम कर देगा, और थकान में भी ये काम आता है। मतलब हल्दी का कई जगह यूज किया जाता है, जैसे आप देखेंगे फेस के लिए भी यूज किया जाता है इसका, स्किन के लिए। ऐसी चोट लगने पर, थकान होने पर, कई सारा यूज है यार इसका, क्योंकि इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो एक बार यूएसए जा रहा था इसका पेटेंट करवाने, फिर हम लोगों ने उसको रोका कि भाई साहब ये क्या चल रहा है, ये तो बहुत गलत बात हो गई सर जी। एक कमेडी वीडियो देखा था, उसमें ये कह रहा था ये तो बहुत गलत बात होगी सर जी। खैर थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की। भारत विश्व भर में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, वैश्विक हल्दी उत्पादन का 75% उपभोक्ता और निर्यातक है। वो स्टेटमेंट सुना ना, आम ब्रह्मास्मि, मतलब सबसे ज्यादा उगाते भी हैं, खाते भी हैं और निर्यात भी करते हैं। मतलब सबसे ज्यादा उगाते भी हैं, उपयोग भी करते हैं, और सबसे ज्यादा निर्यात भी हम ही करते हैं। सब कुछ हम ही कर रहे हैं, तीनों कैटेगरी में हम ही सबसे पहले हैं। चलो शुक्र है, किसी चीज में भी तो हम पहले स्थान पे, वरना जहां भी देखो चाइना पहले स्थान पर और भारत दूसरा स्थान पर हो जाता था। चावल में देखो, गेहूं में देखो, मतलब मैक्सिमम टाइम पे चाइना हमसे आगे रहता था। लेकिन यहाँ पे चलो इस चीज में हम लोग हर क्षेत्र में आ गए कि उपजा भी रहे हैं, उसका उपयोग भी कर रहे हैं और बाहर भी भेज रहे हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य देश के भीतर हल्दी उद्योग के विकास और विस्तार में वृद्धि करना है। बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा। आयुष मंत्रालय, केंद्र सरकार के फार्मास्यूटिकल, कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, 3 राज्यों के राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधि, अनुसंधान में शामिल राष्ट्रीय या राज्य संस्थानों, चुनिंदा हल्दी किसानों तथा निर्यातकों को प्रतिनिधि होंगे। बोर्ड के सचिव की नियुक्ति वाणिज्य विभाग द्वारा की जाएगी। ये कौन कौन से लोग शामिल होंगे बोर्ड में, उसके बारे में बात की गई। बोर्ड से भारत में मसाला बाजार को विकसित करने और विस्तारित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की 62% से अधिक हिस्सेदारी अकेले है। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। वर्ष 2030 तक भारत द्वारा हल्दी निर्यात $1 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। यह अंततः उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभान्वित करेगा।